नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मेंडल के द्वारा दिए गए आनुवांशिकी वंशानुगति के नियम। उससे पहले हमने मेंडल की जीवनी के ऊपर प्रकाश डाला था। मेंडल के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उन्होंने मटर को ही क्यों चुना, मटर के ऊपर कार्य करने के दौरान उन्होंने जो 7 विपर्यासी लक्षण बताए थे, उनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज की कालांश में हम मेंडल के द्वारा दिए गए 3 नियम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और दूसरा नाम है वो है युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम। देखिए विद्यार्थियों, मेंडल ने 2 प्रकार के लक्षण बताए थे। एक लक्षण तो बताया था प्रभावी लक्षण और दूसरा बताया था अप्रभावी लक्षण। जैसे हम मटर के पौधे की बात करें तो यदि उसकी लंबाई की बात करें तो लंबा जो पौधा है वो प्रभावी लक्षण है, जबकि बौना जो पौधा है वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। जैसे आपको सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि एक जो प्रथम जो पादप है वो क्या है, प्रभावी है। प्रभावी का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, लंबा है, जबकि दूसरा जो प्रकार का जो पादप है ये आपको वैसे भी आकार में अथवा लंबाई में छोटा दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम बौना पौधा कहते हैं। तो ये इसका लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो मेंडल का जो प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि यदि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को दर्शाने वाले पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, और जो लक्षण प्रकट होता है वह लक्षण प्रभावी होता है, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता वह लक्षण अप्रभावी होता है। और इन लक्षणों को प्रकट करने वाले पादपों को प्रभावी और अप्रभावी नामों से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अब आप बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे कि ये जो प्रभावी जो पौधा है ये हो गया लंबा, और अप्रभावी पौधा क्या हो गया, बौना। तो हम लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो F1 पीढ़ी में हमारे को कौन से पौधे प्राप्त होंगे, सारे पौधे लंबे प्राप्त होंगे। लंबे का मतलब यहाँ पर यह है कि संकर पौधे प्राप्त होंगे, जिसमें लंबे और बौने दोनों के गुण पाए जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो पहला जो नियम है वो ये दर्शाता है कि यदि लंबे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में संपूर्ण जो पादप हैं सभी पादप लंबे पादप प्राप्त होते हैं, अर्थात केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। यदि प्रभावी और अप्रभावी के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, और जो लक्षण प्रकट होता है वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। तो आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये लंबा पौधा है और ये क्या है, बौना पौधा है। इन दोनों के मध्य हमने क्रॉस करवाया तो F1 जो ये जो पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी है, इसमें लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। यही मेंडल का प्रथम नियम है। इस नियम को हम प्रभाविता के नियम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं प्रभाविता के नियम का महत्व क्या है, यानी कि प्रभाविता का नियम जो है वो किस प्रकार से मानव जीवन में लाभदायक है। 3 बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे, वर्णांधता,
वर्णांधता, दूसरी जो बीमारी है वो क्या है, मधुमेह है, और तीसरी जो बीमारी है वो क्या है, मंद बुद्धि। तीनों ही बीमारियां, वर्णांधता, मधुमेह और मंद बुद्धि, ये तीनों ही बीमारियां मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। यदि इन बीमारियों में से एक भी बीमारी शरीर में पनप जाए तो उस व्यक्ति का जो अमूल्य जीवन है वो जीना दुष्कर हो जाता है। तो इस प्रकार की ये बीमारियों में क्या होता है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं, परंतु इसमें जब क्रॉस करवाया जाता है तो जो प्रभावी जो लक्षण होते हैं वो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों को दबा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी, मान लीजिए संकर, यानी कि कोई भी आदमी है या संकर जाति है, उस संकर जाति में इस बीमारी को उत्पन्न करने वाले जीन प्रेजेंट होते हैं, परंतु वो जीन छिपा लिए जाते हैं। किन जीनों के कारण? प्रभावी जीनों के कारण। इसी कारण से वर्णांधता, मधुमेह और मंद बुद्धि ये बीमारियां ज्यादातर लोगों में नहीं होती है। तो इसी का ये जो उदाहरण है, इसमें लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के जीन पाए जाते हैं, परंतु लाभदायक जीनों के प्रभाव के कारण हानिकारक जो जीन होते हैं वो छिपा लिए जाते हैं। इस कारण केवल हमारे को लाभदायक जीन ही प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार ये जो पहला जो नियम है, प्रभाविता का नियम है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे नियम की हम बात करते हैं। प्रभाविता के नियम के बाद में मेंडल ने दूसरा नियम दिया था, उस नियम का नाम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण के नियम को दूसरा नाम और देते हैं, वो कौन सा है? विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो दूसरा नियम है हमारा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये नियम भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस नियम की परिभाषा पूछी जाती है, कई बार इस नियम को समझाने के लिए क्वेश्चन आता है। तो दूसरा जो नियम है पृथक्करण का नियम, हम इसका दूसरा और नाम लिख देते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा जो नाम है वो क्या है? विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम। इस प्रकार ये इसके ऑब्लिक उपनाम है। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण के नियम के बारे में हम बताते हैं कि पृथक्करण का नियम मेंडल कहता है कि F1 पीढ़ी में जो हमारे को लंबे पौधे प्राप्त हुए थे प्रभाविता नियम के दौरान, F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए थे उनमें यदि स्वयं परागण कराया जाए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए, तो F2 पीढ़ी में उनका जो अनुपात होता है वो अलग अलग आता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए हैं उनके जब युग्मक बनेंगे तो वो अलग अलग प्रकार से होंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें कि कोई आदमी है, उस आदमी में मान लीजिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के जीन प्रकट होते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में जब युग्मक निर्माण के समय ये क्या होंगे, लाभदायक और हानिकारक जीन अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। तो इसलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका मतलब ये हुआ कि युग्मक निर्माण से पहले जो जीन या एलील जितने शुद्ध थे वो युग्मक निर्माण के बाद भी उतने ही शुद्ध मिलेंगे जितने युग्मक निर्माण से पहले थे। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि यदि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जीनों के मध्य क्रॉस करवाया जाए
तो F2PD में उनका जो परिणाम होता है वो 1:2:1 प्राप्त होता है, अर्थात जीनोटाइप जो होगा वो 1:2:1 होगा और फिनोटाइप जो होगा वो 3:1 प्राप्त होगा। तो हम इसको नियम को एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि F1 जो हमारी जो पीढ़ी थी उस F1 पीढ़ी में हमारे पास ये सिचुएशन प्राप्त हुई थी। तो इन दोनों के मध्य लंबे थे पौधे, तो इन दोनों जो ये जो लंबे पौधे थे, इन लंबे जो पौधे थे, इन लंबे पौधों के मध्य क्या करवाएंगे, हम स्वपरागण की प्रक्रिया करवाएंगे। ये लंबे पौधे हो गए, इसके बाद में इसमें क्या करवाएंगे, हम स्वपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। ये स्वपरागण हो गया। अब स्वपरागण जब इसमें करवाएंगे तो इनकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में हम देखते हैं कि आप इसको बना सकते हो आराम से, या तो आप चेकर बोर्ड विधि का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा आप सामान्य तौर पर भी इस विधि का यूज कर सकते हो। तो सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे तो जनरली हम इसको ऐसे ही बता देते हैं, बाद में आप चेकर विधि के द्वारा भी इसको कर सकते हो। ये दोनों गैमेट बनेंगे। तो पहली जो है युग्मक, इसका इससे क्रॉस करवाएंगे तो ये जो क्रॉस होगा दोनों क्या प्राप्त होंगे, हमारे को कैपिटल टी प्राप्त होंगे। उसके बाद में इसका जो है क्रॉस किससे करवाएंगे, दूसरी प्रजाति से करवाएंगे। तो इसकी जो सिचुएशन आएगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा, संकर लंबा पौधा प्राप्त होगा। उसके बाद में दूसरा नंबर आ गया, इस बोने वाले का किससे करवाएंगे, कैपिटल टी से। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट जो संकरण है वो क्या होगा, जो स्मॉल टी है और इधर भी स्मॉल टी है, तो दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो ये जो पोजीशन आएगी वो ये आ गई। यानी कि जो इसमें कितने प्रकार के युग्मक बने, 4 प्रकार की प्रजातियां हमारे को प्राप्त हुई। जो पहली जो प्रजाति है वो समयुग्मजी क्या है, लंबी है। समयुग्मजी लंबी प्रजाति है, ये पहले प्रकार की प्रजाति प्राप्त हुई। ऐसी प्रजाति केवल एक ही प्राप्त हुई है हमारे को। जबकि ये दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी, दोनों ये जो प्रजातियां हैं दोनों प्रजातियां सेम है। तो इसका मतलब ये कितनी प्रजाति हो गई, 2 हो गई। तो 1:2 अनुपात, और एक प्रजाति ये आपको अलग दिखाई दे रही है, ये भी एक ही है, तो ये हो गई 1। तो अनुपात कितना हुआ, 1:2:1। अब ये क्या आ गया, 1:2:1 जो है ये क्या आया, 1:2:1। ये क्या हुआ, ये हो गया जीनोटाइप। जीनोटाइप। अब आपको बोला जाए कि इसका फिनोटाइप बताइए, तो फिनोटाइप कैसे बनाएंगे। फिनोटाइप देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें संकर पादप कितने हैं। तो संकर पादप ये लंबा है और ये भी संकर है, तो इसका मतलब तीनों में ये गुण पाए जा रहे हैं। यानी कि कैपिटल टी कितने में पाए जा रहे हैं, तो कैपिटल टी आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 में पाए जा रहे हैं। तो कितना हुआ, 3 अनुपात, और स्मॉल टी कितने में पाए जा रहे हैं, केवल एक ही युग्मक में बन रहे हैं, तो 3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिनोटाइप होगा, अर्थात हिंदी में फिनोटाइप को क्या बोलते हैं, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप जो होगा वो 3:1 होगा, और जो जीनोटाइप होगा, जीन प्ररूप होगा, वो 1:2:1 होगा। तो दूसरा जो नियम है, पृथक्करण का जो नियम है, वो क्या कहता है कि यदि एक ही जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो F2PD में अलग अलग अनुपात प्राप्त होता है। उनका जो अनुपात होता है वो जीनोटाइप में 1:2:1 प्राप्त होता है, और फिनोटाइप में जो अनुपात होता है वो 3:1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा जो नियम
नियम है पृथक्करण का नियम। इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण के समय जो जीन या एलील है वो उतने ही शुद्ध होते हैं जितने युग्मक निर्माण से पहले थे। इस कारण से इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। विसंयोजन का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण के समय ये अपना अलग अलग बट जाते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए लाभदायक और हानिकारक दो जीन साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ रहते हुए कभी भी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था में दो व्यक्ति साथ साथ काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई फिजिक्स का है या एक कोई केमिस्ट्री का है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, एक साथ जाते हैं, एक ही साथ मान लीजिए एक ही समय पर पढ़ाते हैं, सारे साथ साथ रहते हैं, परंतु जब उनका मुख्य जो विषय होगा उस विषय के दौरान वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। तो उसी प्रकार लाभदायक और हानिकारक दोनों जीन साथ साथ रहते हुए भी जब युग्मक निर्माण का समय आता है तो वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। लाभदायक जो जीन है वो अलग जाएगा, हानिकारक जो जीन है वो अलग जाएगा। इस कारण से एक दूसरे से वो कभी भी मिलते नहीं है, एक दूसरे से वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। जितने पूर्वावस्था में शुद्ध थे वो बाद में भी उतने ही शुद्ध रहते हैं। तो इस प्रकार ये नियम हो गया। अब बात करते हैं इस नियम का महत्व क्या है। इस नियम का महत्व क्या है। इस नियम के महत्व के बारे में बताते हैं कि इस नियम को आनुवांशिकी का आधार माना जाता है। आनुवांशिकी का आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए कोई बीमारी का कोई हानिकारक कारक प्रवेश कर जाए और उसमें लाभदायक कारक भी है, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। हानिकारक जो कारक है वो अपना प्रभाव छिपा लेगा और लाभदायक जो कारक है वो अपना प्रभाव बनाए रखेगा। तो इस कारण से एक ये भी सिद्ध होता है कि बीमारियों के अंदर भी इस नियम को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार हमने आज दो नियमों का अध्ययन किया है। मेंडल के द्वारा जो दो नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगली कालांश में हम तीसरा नियम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।